नमस्कार, मेरा नाम अनुकृति शर्मा है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मेरी 138 रैंक आई है। इससे पहले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2017 में मेरी 355 रैंक आई थी। उस समय भी मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और सारे सोर्सेज को काफ़ी डिटेल में पेपर वाइज बताया था। तो इस वीडियो में मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको उन सारे एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स के बारे में बताऊं जो मैंने हर पेपर में करे ताकि मेरी रैंक इम्प्रूव हो सके। क्योंकि अभी तक मार्क्स आए नहीं हैं तो मुझे क्लियरली नहीं पता है कि कहाँ पे मेरी मेहनत वर्क करी, बट जहाँ पे भी जिस भी पेपर में मैंने एक्स्ट्रा किया आई लेट यू नो। तो हम शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स के अगर सोर्सेज़ की बात करें तो प्रीलिम्स के सोर्सेज एग्जैक्टली वही थे जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। सारी बेसिक बुक्स वही थी, सारे नोट्स मैंने खुद ही प्रिपेयर किए थे, भले ही वो एनवायरनमेंट के हो या फिर आर्ट एंड कल्चर के हो, और उसमें कोई खासा बदलाव नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स का जो PT 365 है उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं कि मैम उसको कैसे कवर करते हैं। तो क्योंकि मैं साल भर अपने नोट्स खुद बनाती थी तो कभी भी मेरे को सिर्फ PT 365 पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। PT 365 को मैं हमेशा सिर्फ इसलिए यूज़ करती थी ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि मेरे नोट्स कंप्लीट हैं या नहीं। फिर भी क्योंकि इस बार मैंने उन्हें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली देखा था, FC की वजह से काफ़ी करंट अफेयर्स मिस हुए थे, तो PT 365 से मैं रिकमेंड करूँगी कि स्कीम्स नहीं करनी चाहिए। स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिवली वो कवर करते हैं। स्कीम्स जो साल भर में जो इम्पॉर्टेंट आई हैं आप उनको PIB से देख लीजिए या MyGov से देख लीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि UPSC जब भी एग्ज़ाम लेता है या क्वेश्चंस बनाता है वो PT 365 से नहीं बना रहा है, वो हमेशा PIB से बनाएगा या फिर वो गवर्नमेंट सोर्सेज से बनाएगा। तो क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्कीम के बारे में वो आपको गवर्नमेंट सोर्सेज से अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। तो उस साल जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, प्लस जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं जैसे कि स्वच्छ भारत हुआ या फिर पोषण अभियान हुआ, इन सबको आप अच्छे से कवर कीजिए। किसी भी स्कीम को कवर करने के लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो वो क्या पूछते हैं कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, या फिर इस स्कीम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, या फिर उसका फंडिंग पैटर्न कैसा है, या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। तो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में आप ध्यान दीजिए। अब ये स्कीम्स का पोर्शन कवर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे PT 365 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटी, सोसाइटी। इनको आप देखिए अच्छे से और पहली रीडिंग में ही आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लग रही है उसे हाईलाइट करते चलिए, और जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट लग रहा है उसे वहीं पे पेन से काट दीजिए। देखिए, आपका बेसिक गोल ये होना चाहिए कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले आपका मटेरियल इतना छोटा हो जाए कि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें। अगर आपके पास 600-700 पेजेस के नोट्स होंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज एंड रिमेंबर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी क्रूशियल फॉर द एग्ज़ाम। तो पहली रीडिंग में ही हाईलाइट करते चलिए, अनइम्पॉर्टेंट को काटते चलिए। जब आपको दूसरे में थोड़ा टाइम मिले, अगर हो सके तो उन्हें आप किसी और पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाए। दैट शुड बी द अप्रोच। स्टैटिक वगैरह के अंदर बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। एक बात होती है प्रीलिम्स के बारे में, लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम आते आते काफ़ी स्ट्रेस होने लगता है। मुझे भी होता था, काफ़ी नर्वस हो जाती थी मैं, रात को नींद नहीं आती थी, मन घबराने लगता था, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर एलिमिनेशन का चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपके एक क्वेश्चन की गलती की वजह से आपकी पूरी साल की मेहनत बेकार चली जाती है। और ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने सारे लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। अगर आपको स्ट्रेस ना हो, अगर आप नर्वस ना हो तो दिक्कत की बात है। अगर आपको टेंशन हो रही है दैट इज़ वेरी नॉर्मल। उसे यूज़ कीजिए, उसे चैनलाइज कीजिए टू रिवाइज बेटर, टू प्रिपेयर बेटर। फिर भी आपको अगर डर लगता है तो उस समय के लिए थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा रनिंग कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, जो दोस्त, जो फैमिली मेम्बर्स आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात कीजिए एंड गेट बैक टू स्टडीज़। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल टू गेट स्ट्रेस्ड बिफोर प्रीलिम्स। उस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट की बात करें
तो प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि एट एनी मोमेंट किसी भी बच्चे ने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, उन्हें 40 से ज़्यादा, 40 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 30-40 से ज़्यादा क्वेश्चंस शॉर्ट नहीं आते हैं। किसी को नहीं आते, किसी की भी तैयारी कितनी अच्छी रहे। तो अगर आप पेपर देखते हैं और आपको पेपर देख के डर लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है और सब लोगों के साथ ऐसा ही है। पहली रीडिंग में उन क्वेश्चंस को कीजिए जो शॉर्ट आपको आते हैं, जिनके आंसर्स आपको पता हैं, उन्हें करते चलिए जल्दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में उन क्वेश्चंस को कीजिए जिनमें आप 4 में से 2 ऑप्शंस पे आ सकते हैं। आपको पता है ये 2 ऑप्शंस तो नहीं ही होंगे। और फिर थर्ड फोर्थ रीडिंग में गो फॉर द मोस्ट डिफ़िकल्ट वंस। ऐसा नहीं करना है कि पहली रीडिंग में एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के ऊपर आप अटक गए और उसी में सारा टाइम चला गया, और जबकि बहुत ईजी क्वेश्चंस थे जो आपने घबराहट में, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपको छोड़ने पड़े। तो ये बिल्कुल मत कीजिए सबसे पहली रीडिंग में। और अगर आपको पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ये भी मान के चलना है कि वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, आपके अकेले के लिए यूपीएससी ने डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बनाया। तो कीप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, कीप फेथ, और एकदम उसको कामली देना है। सीसैट भी इम्पॉर्टेंट पेपर है। आई हैव कम अक्रॉस माई फ्रेंड्स जो कि बहुत अच्छी तैयारी जिनकी थी, जिन्होंने जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, बट सीसैट की वजह से उनका प्रीलिम्स रुक गया। ये गलती नहीं होनी चाहिए। सीसैट भले ही आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। सिर्फ लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स निकालिए और देख लीजिए कि उसमें जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्या या नहीं। नॉर्मली साइंस के जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है हमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, हमसे तो हो ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, एटलीस्ट 2 पेपर लगा के जाने ही है। सीसैट के पेपर को भी पूरे सीरियसनेस के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम आते हैं मेंस की तरफ। तो क्योंकि मैं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रही थी, तो और एक्चुअली क्या होता है कि पूरी सिविल सर्विसेज की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 40-50 मार्क्स में मैक्सिमम लोग उसमें आ जाते हैं, और इतने 2075 मार्क्स का टोटल है। तो उसमें आपके इंटरव्यू में भी बढ़ सकते हैं मार्क्स, आपके किसी भी ऐसे में भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में जो आपका ऑप्शनल है उसमें भी। तो काफ़ी सारी जगह पे आप या तो 5-5 नंबर बढ़ाइए, या किसी में वो आपके हाथ में नहीं है कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह की चेकिंग होगी। तो आपको एफर्ट मारना है कि हर जगह इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और हर जगह इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐसे से। ऐसे में कभी भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे, तो मैंने ऐसे के लिए अनुदीप सर का एक ब्लॉग है, उसमें उन्होंने अपनी ऐसे की पूरी स्ट्रैटेजी को अपलोड कर रखा है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, मैंने उसे बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया। फिर मैंने 2-3 ऐसे लिखे और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैंने मेल किया और उनसे उनके फीडबैक लिए। मैंने विजन में भी ऐसे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। हालांकि मैं टेस्ट देने में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ 1 या 2 टेस्ट दिए थे, और मेरा जो ऐसे है वो उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया है, जो आपको रिसोर्सेज में अवेलेबल होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ऐसे के लिए उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। उसके बाद हम आते हैं जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1, अब मेरे सोर्सेज सारे वही हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। सोर्सेज में कहीं कोई चेंज नहीं है। एक्चुअली जिसका भी सिलेक्शन होता है, नो मैटर व्हाट रैंक, मेरे को ऐसा लगता है जो भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचता है उन सब की नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस आता है वो आंसर राइटिंग में आता है, वो प्रेजेंटेशन में आता है, और आप कितने अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके उन चीज़ों को दिखा पाते हैं। तो आंसर राइटिंग के ऊपर मेरा काफ़ी फोकस था। तो एक क्वेश्चन आया था इस बार जीएस पेपर 1 में, गांधार आर्ट पे आया था। तो मैंने सिर्फ एक आंसर को थोड़ा और अपीलिंग बनाने के लिए जो एक रिप्रेजेंटेटिव गांधार स्कल्पचर है बुद्धा हेड, तो मैंने उसको रफली ड्रॉ कर दिया था और मैंने उसमें कुछ फीचर्स दिखा दिए थे, जैसे कर्ली हेयर्स दिखाए उनको मार्क कर दिया, ड्रूपिंग आईज, थोड़ा शैडो का पर्सपेक्टिव होता है, तो और जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच में एक सर्कल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रीको रोमन फीचर्स आए उन्हें एक बॉक्स में एक बुद्धा हेड ड्रॉ करके और उन्हें मार्क कर दिया था। तो जब एग्ज़ाम ने मेरी कॉपी मेरे को ऐसा लगता है देखा होगा, तो उनको एक स्ट्राइक कि ठीक है इसको ये आंसर आता है, इसने ये बना दिया, मतलब शी अंडरस्टैंड्स व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज़।
तो इसी तरीके से आप हर आंसर में कोशिश कीजिए कि आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैप्स बनाने से फ़ायदा होगा, अगर मान लो गुप्ता कॉइन्स पे एक क्वेश्चन आया था, तो आप अगर सिर्फ कॉइन्स छोटे छोटे बना के उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त जो हैं वीणा के साथ हैं, या लक्ष्मी कॉइन्स पे होती थी, अगर आप उन्हें रफली ड्रॉ कर दें तो एग्जामिनर वुड नो दैट दे हैव एन आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे भी ज्योग्राफी में भी आपको मैप्स का, डायग्राम्स का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। सोशोलॉजी के आंसर्स को ध्यान में जब आप आंसर करें तो इस चीज़ का ध्यान में रखें कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है वो, जैसे कास्ट एंगल हुआ, रिलीजियस एंगल हुआ, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि विमेन है, ट्राइबल्स हैं, एससी हैं, एल्डर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स करने हैं। जितना ब्रॉडली आप इन पर्सपेक्टिव्स को दिखा पाएँ और अपने आंसर्स में आप रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि अच्छी स्टैटिस्टिक्स और अच्छी रिपोर्ट्स आएँ तो एग्जामिनर को लगे कि येस दे अंडरस्टैंड वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन बेनिफिट्स, इमेजिनरी क्वेश्चन मैं कह रही हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि बहुत सारे अपर कास्ट ग्रुप्स हैं जो कि रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी सारे एजिटेशंस हुए हैं, तो आप उसको अगर उस न्यूज़ को हाईलाइट कर दे कि देयर हैव बीन मेनी एजिटेशन बाय मराठास, गुज्जर्स फॉर रिजर्वेशन एंड अदर अपर कास्ट पीपल, फिर आप एक स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हैं, फिर आप प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई है या नहीं उसको एक बार कहिए, और फिर कि नहीं रिजर्वेशन ने कैसे बहुत सारी कास्ट को सपोर्ट किया है सोसाइटी में ऊपर आने में, उसको कीजिए, और फिर एक कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और आप इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक मैप ड्रॉ कर दीजिए, इंडिया का रफ मैप, और उसमें दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एजिटेशंस हुई, तो वो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सुंदर सा आंसर लगेगा। अब हम आते हैं GS2 की तरफ। GS2 और GS3 के लिए इस बार मेरे नोट्स को वही मैंने जो मेंस 365 था, तो मेंस 365 TLP IAS बाबा का एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है, जिसमें मैं डेली हम लोग कोशिश करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम आंसर राइटिंग करें। तो डेली आंसर राइटिंग 2 क्वेश्चंस की करते थे मैक्सिमम, पर जो भी क्वेश्चंस रहते थे और हर एक की अलग अलग कॉपी बनाई थी, GS2 के आंसर राइटिंग की अलग कॉपी, GS3, तो सबके आंसर्स एक जगह। और डेली आंसर राइटिंग करते वक्त इस चीज़ की प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी कि जो हम सोचते हैं कि मैप ड्रॉ करना है, स्टैटिस्टिक्स देनी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। हर आंसर लिखते वक्त जो चीज़ें सोची हैं वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस करते थे। कंटेंट पे इतना नहीं जाना है कि पता है कि नहीं, इस बात पे जाना है कि जो सोचा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो दैट शुड कम वेरी नेचुरली टू यू। तो TLP IAS बाबा प्रोग्राम से साल भर की वो GS2, साल भर नहीं, मैक्सिमम 2 महीना या 3 महीना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। वो कॉपीज़ मेंस 365 का जो मटेरियल था और जो हमारे नोट्स थे, उससे हमने क्या किया था, हर टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हर टॉपिक के 1-2 पन्ने के नोट्स बना लिए थे। अब क्या होता है, जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो यू कम अप विथ न्यू थिंग्स। कभी आपको कोई नया मैप चमकता है, कभी कोई नया फ्लो चार्ट आप बनाने का सोचते हो, तो वो चीज़ बाद में आप भूल जाते हो। तो जब आप एक बार अपनी कॉपी से उसको वापस नोट्स बनाओगे तो आपको खुद ही नई नई चीज़ें रोज़ सीखने को मिलेंगी। तो ये 3 चीज़ें से को यूज़ करते हुए हम लोगों ने हर टॉपिक के एंड में बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे। और कैसे, जैसे कि मान लीजिए GS2 है, अब GS2 में गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि मान लीजिए टॉपिक है गवर्नर। अब गवर्नर से रिलेटेड जब आप नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनाइए कि गवर्नर क्या है, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपने नोट्स में सबसे ऊपर लिखिए। वो जब आप आंसर राइटिंग में करेंगे, गवर्नर का कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक बॉक्स में वो रेलेवेंट आर्टिकल्स लिख दीजिए। फिर उसके बाद
वो पूछे जो भी क्वेश्चन आएगा, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपने सबसे पहले गवर्नर लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखा, फिर आप लिखिए इश्यूज़ कि क्या क्या यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि गवर्नर का रिमूवल कई बार बहुत आर्बिट्रेरली होता है, सरकार चेंज होती है और गवर्नर्स को हटा दिया जाता है। फिर गवर्नर के जो इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। फिर उसके बाद एक इशू आता है कि गवर्नर जो है इंटरफेयर कितना कर सकता है इन रनिंग ऑफ द स्टेट। तो इस तरह के इश्यूज़ आपने आइडेंटिफाई करें। फिर वो इश्यूज़ क्यों बने, क्या इंपॉर्टेंट केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किन किन स्टेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आए, हिस्टोरिकली क्यों मान लीजिए इमरजेंसी पावर्स क्यों न्यूज़ में रही, उनको वहाँ पे लिख लीजिए। सबसे रेलेवेंट आप रिकमेंडेशंस लिखिए कि इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। तो जैसे कि इन सारी चीज़ों के लिए पूंजी और सरकारिया कमीशन ने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए, उन्हें आप लिखिए कि पूंजी कमीशन ने ये कहा, सरकारिया कमीशन ने ये कहा। फिर उसके बाद लॉ कमीशन की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, या फिर कोई और रैंडम रिकमेंडेशन जो कि न्यूज़पेपर में निकला हो और आपको अच्छा लगा हो, उन सारे रिकमेंडेशंस को वहीं लिख लीजिए वे फॉरवर्ड। तो जब आपके खुद के गवर्नर के नोट्स हों तो वो इस तरीके से हो कि एक दो पन्ने में आपको गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, लीगल प्रोविजंस, इश्यूज़ और उसके बाद उनके सल्यूशन सारी एक जगह पे मिल जाए। दैट शुड बी योर नोट्स। तो ऐसे ही आपको हर टॉपिक के लिए जो भी साल भर न्यूज़ में रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, उनके अपने छोटे नोट्स बना लीजिए। मेंस 365 भी ह्यूज हो जाता है, आप उसे रिवाइज़ नहीं कर सकते, और कोई भी नोट अगर आप रिवाइज़ नहीं कर सकते तो वो एकदम बेकार है। तो ऐसे, और जो मेरे सोर्सेज टॉपिक वाइज हैं GS2 GS3 के, वो मैंने पिछले वीडियो में बनाए हैं, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा और उनको यूज़ करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जिनके नोट्स कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं उन सोर्सेज के अलावा विजन का सप्लीमेंट्री मटेरियल इज़ वेरी गुड। आंसर राइटिंग में जब GS2 का करेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि GS2 का पेपर किसका पेपर है। GS2 का पेपर इज़ अबाउट पॉलिटी। तो जब आप पॉलिटी के आंसर्स करेंगे, यू हैव टू इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यू हैव टू इंक्लूड रेलिवेंट एक्ट, यू हैव टू इंक्लूड इम्पॉर्टेंट केसेस, और कोई बिल प्रपोज हुआ है क्या। फिर इन रिकमेंडेशंस यू हैव टू इंक्लूड इम्पॉर्टेंट कमीशंस लाइक लॉ कमीशन, पूंजी, सरकारिया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स, इस तरह की चीज़ें आपको सोल्यूशन में। इट शुड लुक लाइक एन आंसर फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव। इस बात का ध्यान रखिए। और आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि मान लीजिए लिंचिंग है, तो लिंचिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो लिंचिंग में क्या था, सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि लिंचिंग क्या होती है। आपने लिंचिंग की डेफिनेशन वहाँ पे लिख दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि आई थिंक कि वो शायद ब्लॉट है ऑन द नेशन, इस तरह का कुछ उनका बड़ा सा स्टेटमेंट है, उसे वहाँ पे लिख लीजिए। जब आप उससे आंसर शुरू करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। फिर लिंचिंग से रिलेटेड कुछ स्टेट्स ने क्या क्या मेजर्स लिए, आप उनको वहाँ लिख दीजिए। फिर कोई बिल प्रपोज्ड है क्या, आई थिंक यूपी गवर्नमेंट एक बिल लेकर आया, एक एक्ट लेकर आया एंटी लिंचिंग, राजस्थान लेकर आया, उनके क्या स्पेशल प्रोविजंस थे वो आप लिखिए कि दीज कैन बी इंक्लूडेड, या बॉक्स बना के लिख दीजिए मॉडल एक्ट एज प्रपोज बाय दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, और उसके थोड़े फीचर्स लिख लीजिए रिकमेंडेशन में कि दिस शुड बी अडॉप्टेड ऑन अ नेशनल लेवल एंड शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट। इस तरह की चीज़ें आप GS2 में इंक्लूड कीजिए। उसके बाद GS2 का एक सेक्शन होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप मैप्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर सुंदर मैप्स बनाने हैं, आप अगर डिफरेंट कंट्रीज़ या उनके पार्ट्स को अगर आप ब्लॉक में भी दिखा देंगे और उनको लिंक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बट इट्स गुड इफ़ यू ड्रॉ मैप्स, आपके आंसर्स अपीलिंग लगेंगे। मैप्स को हमेशा एक बॉक्स में ड्रॉ करिए और एंड देन शो योर आंसर्स। और जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, विजन काफ़ी अच्छे से करता है। गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी आप जाओ तो हिस्टोरिकल जो पॉइंट्स कौन कौन से इंक्लूड करने कि हिस्टोरिकली रिलेशंस कैसे रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेशंस कैसे हैं, फिर उसके बाद ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स बनाएं, कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं, तो ताकि आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव लगे। GS2 ये जितने भी पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जो मेरे नोट्स हैं उनके कुछ सैम्पल, जो क्योंकि मेरे पास अभी सारे अवेलेबल है नहीं, घर पे हैं नोट्स, जो भी अवेलेबल हैं उनका मैं PDF अपलोड कर रही हूँ अपने ब्लॉग पे।
आप उससे एक गाइड ले सकते हैं कि कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। बट आई थिंक आप लोगों को ये लगेगा कि नोट्स बनाने पे मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ विच इज़ सो मच टाइम टेकिंग, तो वर्थ इट है भी क्या। बट आप देखिए, जब आप खुद किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से इम्बाइब होती है। प्लस जब एग्ज़ाम एकदम पीक पे होता है तो आपको इतना सारा विजन या किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ने की बजाय सिर्फ अपने इतने से नोट्स पढ़ने जो आपने खुद बनाए हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईजी। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। फिर उसके बाद आते हैं हम GS3 के पेपर में। GS3 के पेपर में आंसर राइटिंग, अब ये देखिए पॉलिटी का पेपर नहीं है ये, तो उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह इतने ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए स्टैटिस्टिक्स पे, आप ध्यान दीजिए फैक्ट्स पे। मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए, सोर्सेज मैं फिर से कहूँगी कि मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, पर GST के आंसर्स में क्या है, टॉपिक क्या है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। तो जब भी आप कोई रिकमेंडेशन दें तो आप इकोनॉमिक सर्वे को, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, तो आप हाईलाइट कीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा ऐसा कहा है और हमको इस फील्ड में ये करने की ज़रूरत है। नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा या इंडिया एट 75 आई थिंक दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है GS3 के टॉपिक्स का। दे आर मोर देन सफिशेंट। अगर कोई नया आया हो तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो उससे अपने बेसिक नोट्स बना लीजिए और अपना आंसर करते वक्त रिकमेंडेशन करें तो लिखें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऐसा किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ऐसा होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग स्टाइल बदल जाएगा। फिर से मैप्स, डायग्राम्स विल बी इमेंसली हेल्पफुल। एग्रीकल्चर की मैं बात कर रही थी कि मान लो क्वेश्चन आया है मैकेनाइजेशन से रिलेटेड, कि मैकेनाइजेशन इंडिया में तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है और इंडिया को ज़रूरत है मैकेनाइजेशन को यूज़ करने के लिए टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। तो आप सोचें कि इसके अंदर मैं क्या इनोवेशन कर सकता हूँ आंसर में, तो वो आप बस एक मैप बनाइए, आप उसके अंदर ये दिखा दीजिए कि मैकेनाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, जो रिच एग्रीकल्चर रिच स्टेट्स है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है और साउथ में आंध्रा है आई थिंक, तो वहाँ पे इन लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर लिया। पर ओवरऑल इंडिया में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन उतना नहीं है, आज भी ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता है। फिर आप उसे लिंक कर दीजिए प्रोडक्टिविटी के साथ। फिर आप कोई प्रोडक्टिविटी का स्टैटिस्टिक्स नीति आयोग या इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट से दिखा सकते हैं। फिर आप दीजिए स्कीम्स के नाम। येस, GS3 के अंदर यू हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली यूज़ द नेम ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए जो भी स्कीम्स है, अगर सरकार सब्सिडीज़ देती है मशीनरी ख़रीदने में तो उनको मेंशन कीजिए। अगर कोई इनोवेटिव प्रोग्राम किसी ने, आई थिंक एक आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर जैसे ऊबर होती है फॉर कैब्स, वैसे ही एक पर्टिकुलर पोर्टल है विच इज़ लाइक ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर मशीनरी। एक कॉमन पोर्टल है वेर यू कैन टेक इट ऑन रेंट, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप बॉक्स में बना के लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ मैकेनाइजेशन कैन बी प्रमोटेड और इंसेंटिवाइज, और उसके लिए सब लोगों को इंडिविजुअली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। सोर्सेज मेरे सारे वही थे जो पिछले वीडियो में मैंने बताए, बट सिक्योरिटी के आंसर्स आएंगे उसमें मैप्स को यूज़ कीजिए कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी का इश्यू आया है, कोई सा भी इश्यू आया हो, आप नॉर्थ ईस्ट का एक रफ मैप बनाइए, दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पे इंसर्जेंसी है, कहाँ कहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है क्या नॉर्थ ईस्ट में, और इंटरनल सिक्योरिटी इशू कहाँ पे नॉर्मलाइज हो गए। मेघालय, मिज़ोरम है तो मिज़ोरम में मिज़ो अकॉर्ड को लिख दीजिए, वहीं पे लिख दीजिए। तो जो भी एग्जामिनर है वो मैप देखते ही समझ जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो वो चीज़ देखते ही आपको किसी भी और पर्सन से, भले ही उसने कितना ही अच्छा लिखा हो, एक एडिशनल मार्क ज़रूर मिलेगा। तो वर्क ऑन योर आंसर राइटिंग, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, वही मैंने इस अटेम्प्ट में किया है। सोर्सेज वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस नोट्स मेकिंग, हैंड रिटन नोट्स पे मैं आ गई, बहुत छोटे छोटे नोट्स प्लस। एंड हम लोग, वी वर अ ग्रुप ऑफ 2-3 पीपल एंड हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था। अगर आपका एक अच्छा स्टडी सर्कल है तो उसे बनाइए और डिवाइड द टॉपिक्स अमंग योरसेल्व्स, ट्रस्ट ईच अदर, और छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए, दैट विल हेल्प यू।
तो यहाँ पे GS3 भी ख़त्म हो जाता है। अब GS4 पे आते हैं। GS4 में भी मैंने डायग्राम्स यूज़ किए। कैसे, डिकोड एथिक्स करके एक बुक आती है मुदित जैन की, वो हमारे कलीग ही थे, इसलिए आई केम अक्रॉस दैट बुक एंड दैट हैज़ वेरी गुड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, यूज़ देम। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने बताया है। मैंने उससे बस पूरी बुक को एक बार फटाफट पलट के और उसमें से कुछ डायग्राम्स एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। तो यू कैन उससे ये एक आइडिया लगेगा कि GS4 में भी स्कोप है इन चीज़ों का, तो वो कर लीजिए। हर टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाइए और हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जो भी, जैसे कि मान लीजिए वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, तो इंटीग्रिटी पे अगर अखबार में, न्यूज़ में कोई पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ हिज और हर इंटीग्रिटी, तो जब न्यूज़पेपर रीडिंग को जब मैंने पिछले वीडियो में समझाया तो मैंने उसमें कहा है कि यू कैन कोट डाउन दीज न्यूज़ मटेरियल एंड यूज़ देम एज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो इन चीज़ों को हैव एन आई फॉर देम, देखो कि इस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट ने देखो कितना अच्छा काम किया, इसकी इंटीग्रिटी की चर्चा हर जगह हो रही है। इफ़ यू मेंशन देम इन योर आंसर्स, तो जो भी सिविल सर्विस वैल्यूज़ हैं, एम्पैथी है, न्यूज़ में इधर कोविड में काफ़ी आया था कि पुलिस ऑफिसर्स ने, जैसे यू कैन यूज़ दिस कि पुलिस ऑफिसर्स ने, फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करते हुए कितने सारे लोगों ने दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो एम्पैथी भी है, वो कंपैशन भी है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। कई लोगों ने जैसे अपना खाना है किसी को दे दिया और वो न्यूज़ में बन गया, किसी सिविल सर्वेंट ने किया। कुछ लोग अपनी ड्यूटी आवर्स के बियॉन्ड रुक के किसी का काम करवाया, वो, तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल की तरह साइट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो यूज़ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन एथिक्स के आंसर्स, ड्रॉ डायग्राम्स एंड बी वेरी ऑब्जेक्टिव आंसर करते वक्त। किसी भी, जो भी एथिक्स के जो केस स्टडीज़ आते हैं उसमें हर पॉसिबल एंगल से आपको, जैसे वो कहते हैं ना, कोई भी केस स्टडी दे देंगे फिर वो कहेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशंस बताएं, तो पॉसिबल सॉल्यूशन कितना ही वियर्ड क्यों ना हो वो भी लिखो और फिर उसे कहो कि मैं इसे रिजेक्ट क्यों कर रही हूँ, गिव दैट पर्टिकुलर रीज़न। बट जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं, सिनेरियो, स्टेट देम ऑन। तो ये GS4 भी ख़त्म हो गया। सो वी आर completed with all the मेंस पेपर। ऑप्शनल की मैं बात करूँ, माई ऑप्शनल वॉज जोग्राफी। जोग्राफी ऑप्शनल में माई पेपर 2 वॉज ओके, बट पेपर 1 में मुझे हमेशा ह्यूमन जोग्राफी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। तो ह्यूमन जोग्राफी के लिए इस बार, क्योंकि आई मेट प्रथम कौशिक FC में, तो उन्होंने हिमांशु शर्मा का जोग्राफी का 500 प्लस किया था। मेरे पास टाइम की कमी थी, आई कुडंट डू दैट। मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, हार्डली 2 टेस्ट दिए, पर मैं उनके सारे सॉल्यूशंस को ज़रूर ला के देख लेती थी। उससे मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि कैसे आप पेपर 1 और पेपर 2 को, जो लोग कहते हैं लिंक करने की बात है, वो कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट मॉडल्स और थ्योरीज़ को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं थी। ये लिंकिंग वाला पार्ट, अगर आप वो टेस्ट अगर मार्केट में ख़रीद लेंगे या फिर आई विल अपलोड माई कॉपी ऑल्सो, तो आपको एक फेंट आइडिया लग जाएगा, उतने की ही ज़रूरत है। और ह्यूमन जोग्राफी के उनके नोट्स काफ़ी अच्छे थे, वो मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे। उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। उससे पहले मैंने माजिद हुसैन से नोट्स बनाए थे, बट वो अच्छे थे, उसी से मेरा पहला सिलेक्शन भी हुआ। बट डेफिनेटली हिमांशु सर के नोट से एक एक्स्ट्रा लेवरेज मिला, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आया। तो अभी तक मार्क्स आए नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता है कि किस में, इन सारे पेपर्स में से किस में सबसे ज़्यादा पे ऑफ किया, बट दिस इज़ व्हाट आई डिड एक्स्ट्रा। ये मेरे जितने भी नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें विथ प्रॉपर सोर्सेज मैं अपने ब्लॉग पे डाल रही हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है उस पर मैं स्टोरीज़ में अपडेट करती रहती हूँ कि मैंने ब्लॉग के ऊपर ये अपडेट किया, आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आप मेरे को दोनों जगह पे फॉलो कर सकते हैं, और जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट्स। आप इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं, आप मेरे ब्लॉग पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं रिस्पॉन्सिव हूँ। तो आई थिंक आप ये सिर्फ एडिशनल चीज़ें जो मैंने की थी वो मैंने आपको बताया है। और इधर एक और चीज़ शुरू हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में कहा था, मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। कैसे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं वो भी मैंने बताया था। आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि न्यूज़ को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता भी देते हैं। राउज़ आइस का DNSP है, उसमें मैंने भी 1 महीने एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया था, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़ को कवर कैसे करना चाहिए। तो
आप वो चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, बट एक बार अगर स्किम थ्रू करेंगे पेपर को, दैट विल बी इन योर बेनिफिट. सो येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. और छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जितना हो सके रिविज़न कीजिए, एकदम कूल एंड काम रहिए. मैं 6 अटैम्प्ट तक आई हूँ एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एवरी टाइम कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए. सो आई हैव नॉट लॉस्ट पेशेंस टिल माई लास्ट अटैम्प्ट. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट फेलियर से निराश नहीं होना है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नो अटैम्प्ट इज़ अ परफेक्ट अटैम्प्ट. कभी भी ये नहीं मानना है कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती या कर सकता. आज भी अगर कोई मुझे कहे कि नेक्स्ट अटैम्प्ट लिखना है, तो आई नो कि कौन से एरियाज़ पे वर्क करना है. आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. तो हमेशा ये ओरिएंटेशन रखो, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. अगर किसी के आपके किसी पेपर में ज़्यादा आए हैं आपसे, तो डेफिनेटली उसने बेटर किया है. जाके उसकी कॉपी देखो, उसके वीडियोस को सुनो कि उन्होंने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया जो मैंने नहीं किया और मुझे कम मार्क्स मिले. तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और बिना टाइम वेस्ट करे वापस तैयारी में लग जाओ. आई एम श्योर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक थ्रू इट. इट्स अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन. इस बार मेंस के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपना रिज़ल्ट, पर ठीक है, इंटरव्यू कॉल आई और मेरा इंटरव्यू सेकेंड डे ही था, विच वॉज ऑन February 18th. और मुझे बहुत कम दिन प्रिपरेशन के लिए मिले थे. आई वॉज अंडर ट्रेनिंग एट नासिन फरीदाबाद एंड वी हैड अ CRPF अटैचमेंट गोइंग. तो बहुत कम टाइम में मैंने प्रिपरेशन करी. तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, पर इंटरव्यू के लिए वही है कि आप न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ते रहिए, खूब बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बी अ गुड लिसनर. जब भी कोई इंटरव्यू पैनल में आपको कुछ कई बार ऐसा होता है कि बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछते हैं, या वो लोग किसी भी रिलेटेड इश्यू से आपको समझाने लगते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है. कई बार ऐसा लगता है कि वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ. डोंट लूज़ पेशेंस. एकदम कामली, एकदम खुशी खुशी उनकी पूरी बात को येस सर, येस मैम कहते कहते सुनिए. एक बहुत ही पॉजिटिव और डेमिनर अपना रखिए. किसी भी, जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नेवर बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम्स को गिनाने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. तो आप भी अगर कहेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, डोंट डू दैट. बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. रिकमेंड थिंग्स कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर होता. बाकी जो लोग हैं पोजीशंस में, जो भी डिस्प्यूटेड केसेस में अगर वो पूछेंगे तो आपको लग रहा है कि क्या पूछ लिया, मैं तो अग्री नहीं करता हूँ, सरकार ने जो किया ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है. आउटराइटली ये नहीं कहना है. डोंट बी एन एक्टिविस्ट. ट्राई टू से कि येस, अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इट्स बेस्ट टू डू दिस. हाउएवर दिस कुड ऑल्सो हैव बीन डन. तो जो, और मान लीजिए कि आपके जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं, कई बार वो आपको एजिटेट करने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, नहीं आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है. स्टे काम. बिल्कुल आराम से कहो कि सर आई कम्प्लीटली अग्री विथ वॉट यू आर सेइंग, हाउएवर आई ऑल्सो फील कि ऐसा हो सकता है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे काफ़ी बड़े लोग हैं और यू कैन नॉट लूज़ योर काम. यू कैन नॉट आउटराइटली से येस और नो. बहुत ही डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है. नेवर लूजिंग रिस्पेक्ट आइदर फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पैनलिस्ट हु आर सिटिंग देयर, बिकॉज जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके सिलेक्शन के तुरंत बाद यू बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम. तो उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि हु डू नॉट अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क या जो मेहनत गवर्नमेंट सेटअप के सारे लोग करते हैं. तो नॉलेज तो आपको है, आप सारी स्कीम्स भी पढ़ के जाएंगे, आप सारे जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी पढ़ के जाएंगे, बट मैं डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा बात कर रही हूँ. तो यू हैव टू मेंटेन अ गुड पर्सनालिटी, क्योंकि ट्रेनिंग के तुरंत बाद दे कैन नॉट मेक यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट. वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट यू आर नॉट अ कॉन्स्टेंट कंप्लेनर अबाउट थिंग्स. तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान में रखिए. बहुत ही अच्छे से अंदर जाइए, सब लोगों को ग्रीट कीजिए, सब लोगों से आराम से बात कीजिए. जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फ्लूक्स नहीं, तुक्के नहीं लगाने हैं, बस कह देना है. मेरे साथ इस बार इंटरव्यू में मुझे लग रहा था कि मेरे को बहुत ही गंदे मार्क्स मिलेंगे. ये पिछली बार भी हुआ था, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था. अभी तो मार्क्स नहीं आए हैं तो नहीं पता,
एक क्वेश्चन उन्होंने इतना लंबा पूछा था, मुझे वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। इट वाज रिलेटेड टू माय सर्विस। मैं सर्विस में सिर्फ 1.5 महीना हुआ था, वो भी सिर्फ ओरिएंटेशन। तो आई डिडंट नो कि सर्विस में कितने कितने एक्ट्स में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती है, और उन्होंने मुझे केस स्टडीज़ दी एंड ही वॉज कंटिन्यूसली स्पीकिंग। और मैंने सर को बस इतना ही बोला, मैंने कहा सर आई कांट इवन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मैं कैसे जवाब दूंगी। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही सर को बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, और अगर एक दो वर्ड्स को छोड़ दिया जाए। तो ही लाफ्ड ऑफ, और तब मुझे लगा कि इंटरव्यू हो गया है ख़राब। बट आई थिंक वो बेटर अप्रोच है घबराने से, पैनिक चेहरे पे लाने से। इट्स परफेक्टली ऑल राइट अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, एकदम खुशी खुशी तैयारी कीजिए एंड गिव योर 200% टू दिस प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।